हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस योर स्टडी। फिर से आप सबको स्वागत है हमारे स्टडी चैनल को। चलिए आज चर्चा करेंगे हम पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप के बारे में या विषय वस्तु। ठीक है, तो ये MHD 1 का है, इग्नो का। और किसी भी आप अगर स्टडी कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है, ये आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए हम चर्चा करेंगे। मध्यकाल में लिखे गए प्रबंध काव्य में काव्य रूप की दृष्टि से मिश्रित काव्य रूप होते थे। ठीक है, तो उसमें जो कथा काव्य होते थे, चरित काव्य, आख्यानिक, रोमनी और आध्यान आदि कई रूपों का मिश्रण पाया जाता है। तो चलिए देखेंगे। पृथ्वीराज रासो भी प्राकृत अपभ्रंश भाषा में लिखे हैं गए हैं। ठीक है, तो मैं इरेज कर देती हूँ इसको थोड़ा। हाँ, देखिए, अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य है। इसी परंपरा का अनुपालन करते हुए दिखाई देता है। सभी विद्वान मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो का प्रामाणिक रूप उसका लघुतम पाठ है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार केवल इस प्रसंग ही चंद्र बरदाई द्वारा लिखे गए थे। तो बाद में जोड़े गए अंशों के कारण ही वह बृहद काव्य बन गए। ठीक है, बाद में जो अंश जुड़ा गया है उसके साथ वो उसे बड़ा बना दिया। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का चर्चा वीर काव्य है, क्योंकि उसमें सामंती वीर युग अपने संपूर्ण गुणों और दुर्गुणों के साथ अभिव्यक्त हुआ है। सामंती वीर युग की प्रमुख प्रेरणा शक्ति वीरता थी तथा श्रृंगार और धर्म की प्रवृत्ति पूरक रूप में ही आई। रासो का प्रधान रस भी वीर रस है और उसमें श्रृंगार और शांत गौण रस है। ठीक है, तो रासोकार का उद्देश्य पृथ्वीराज रासो का वर्णन करना मात्र नहीं है, वह एक जातीय महाकाव्य है। तो कौन सा महाकाव्य है? जिसमें 19वीं और 13वीं शताब्दी में देशी राजाओं और सामंतों में झूठी शान और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए होने वाले युद्ध तथा विदेशियों से होने वाला अनवरत संघर्ष एवं पराजय की कथा अत्यंत ओजस्वी शैली में कही गई है। वीर रस की प्रधानता होते हुए भी उसका उद्देश्य केवल वीर रस का स्वाद कराना नहीं है, बल्कि जातीय जीवन में प्राणों का संचार करना है। ठीक है, तो उसमें स्वतंत्र एवं बलिदान की भावना का मंत्र फूंकना भी है। तो साथ ही वह देश, जाति और व्यक्ति के गौरव, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के लिए मर मिटने का अमर संदेश देता है। ठीक है, तो इस प्रकार रासो का उद्देश्य अत्यंत भव्य, उदात्त और महान है। रासो के कथानक का काल भी बहुत लंबा है। तो चरित्र वैविध्य और काव्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत के समस्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी का अंतिम युद्ध तथा उत्तर भारत पर मुसलमानों का अधिकार ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना है। रासो में सामंती युग की विविध सामाजिक हलचलों में भाग लेने वाले सभी प्रकार के पात्र अपना अपना कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, तत्कालीन लोक विश्वासों के अनुरूप अति प्राकृत शक्तियाँ, देवता, राक्षस, गंधर्व, भूत, बेताल, शुक और हंस आदि भी कथा को आगे बढ़ाने में योग देते हुए दिखाई देते हैं। रासो में सामंती वीर युग की सभ्यता, रहन सहन, मान मर्यादा, खान पान, व्रत, त्योहार आदि का इतना क्रमिक और सच्चा वर्णन हुआ है कि वह महाकाव्य उक्त वस्तु व्यापार का काव्यात्मक कोश प्रतीत होता है और युग का काव्यात्मक कोश प्रतीत होता है और युग का सामाजिक इतिहास है।
विकासशील महाकाव्य में जीवन के बाह्य रूपों का चित्रण अधिक होता है। ये प्रायतः घटना प्रधान और वर्णनात्मक होते हैं। उनमें वस्तुओं और घटनाओं का विस्तृत एवं क्रमिक वर्णन होता है। रासों में भी वर्णनात्मक बहुत अधिक है। रासोकारों ने महाकाव्य के शास्त्रीय नियमों का अनुसरण नहीं किया है। संध्या, प्रभात, चंद्रोदय, वन, उद्यान, जल क्रीड़ा आदि का वर्णन उसमें स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं है। इसी प्रकार नदी, पर्वत और सागर के स्वतंत्र चित्र भी उसमें रूढ़ि पालन के लिए नहीं लिखे गए। केवल युद्ध, नगर और दरबारी वातावरण के वर्णन ही जमकर लिए गए हैं। ठीक है, तो इससे भी स्पष्ट है कि रासो मूल रूप में वीर काव्य ही था। तो विकासशील महाकाव्य के कथा वस्तु के कसावट, अनुमिति और समानुपात या तो कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो पृथ्वीराज रासो का कथानक ऐसा ही है। उसमें नाटकीय अनुमिति नहीं है। उसकी अधिकांश अवान्तर कथाएं अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो आधिकारिक कथा को आगे बढ़ाने में बहुत कम योग देती है। आधिकारिक कथा घटनाओं के भीड़ में हो गई है। तो रासो का कथानक बिखरा हुआ प्रतीत होता है। साथ ही किसी एक कवि की कृति न होने के कारण उसमें कथानक की सुनिश्चित योजना भी नहीं है, पर शिथिल तथा क्षीण प्रवाह युक्त कथानक होते हुए भी उसमें सक्रियता और जीवंतता बहुत अधिक है। तो उसकी शक्ति कथा प्रवाह में नहीं बल्कि घटनाओं, संघर्षों और वर्णनों में है। हम सभी जानते हैं कि महाकाव्य का नायक महान होना चाहिए, भले ही वह धीरोदत्त और सर्वगुण संपन्न न हो, पर यदि नायक किसी महान उद्देश्य के लिए बलिदान करता तो भी वह नायक हो सकता है। पृथ्वीराज सामंती युग की दृष्टि से ऐसा ही महान नायक है जिसमें वीरता, बाहुबल आदि के गुण प्रधान हैं, भले ही नैतिकता की कमी हो। तो वह नायक इसीलिए नहीं है कि वह धीरोदत्त है, बल्कि इसीलिए है कि वह काव्य के महान उद्देश्य को पूरा करने वाला और संपूर्ण घटनाओं तथा व्यापारों का केंद्र बिंदु है। रासों में चरित्र वैविध्य नहीं है क्योंकि सभी पात्र एक सांचे में ढले वीर प्रतीत होते हैं। स्त्री पात्रों में भी कई पात्र इतना गरिमा मंडित नहीं जिसकी तुलना सीता, सावित्री या मंदोदरी से की जा सके। तो यह सामंती युग के अनुरूप केवल पुरुष के भोग विलास का साधन मात्र है। महाकाव्य की शैली गरिमा मंडित और उदात्त होती है। रासो अलंकृत महाकाव्य न होकर विकासशील महाकाव्य है, अतः उसमें कृत्रिम सौंदर्य नहीं है। अपनी सहजता और कांति के कारण उसकी शैली महाकाव्योचित है। उसमें प्रसंगानुकूल गुण मिलते हैं। जैसे वीर रस के प्रसंग में भोज गुण है तो श्रृंगार के प्रसंग में माधुर्य गुण। रातों में परंपरागत महाकाव्यों के और भी कई लक्ष्य मिलते हैं, जैसे सर्गबद्धता, मंगलाचरण, संवाद रूप में कथा लिखने की पद्धति, वस्तु निर्देश, कथानक, रूढ़ियाँ, सर्जन, प्रशंसा, दुर्जन, निंदा, काव्य ग्रंथ का महत्व और आश्रयदाता का गुणगान आदि। रस की दृष्टि से भी यह काव्य महाकाव्य कहलाने का अधिकारी है। भले ही इसका अंत करुणा रस में हुआ है, परंतु समग्र प्रभाव की दृष्टि से वह वीर रस प्रधान काव्य है। श्रृंगार, करुण और शांत आदि रस उसमें अंग रूप में दिखाई पड़ते हैं। महाकाव्य में जीवन शक्ति और प्राणवत्ता का होना आवश्यक है और रासों में जीवन शक्ति और प्राणवत्ता पर्याप्त मात्रा में है। उसमें देश काल का विस्तार, युग का सजीव प्रतिबिंब, राष्ट्र की समग्र चेतना का निरूपण तथा प्राणवत्ता सभी विशेषताएं उसे अमर काव्य बनाती हैं, क्योंकि
उसमें वीर रस प्रधान है। एक ऐतिहासिक वीर की जीवन गाथा है। वीर युग का चित्रण है। वीर युग का व्यक्तिवाद और सामाजिक संगठन है। उसके शैली सामंत युग के काव्य की सी है, अतः उसे सामंती वीर युग का महाकाव्य कहना उचित होगा। ठीक है, तो देखिए ये आंसर है, काव्य विषय वस्तु सारे इसमें हैं। ठीक है, तो आप इसे कॉपी पेन में लिख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अभी अभी। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर PDF पाना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए, हम दे दिए हैं। ठीक है, तो ज़रूर फॉलो कर लेना, PDF वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा भी चैनल है जिसमें मनोरंजन चैनल, आप चाहेंगे तो विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।